वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी के सभी, बताओ कैसे हैं आप सभी के सभी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई। कुछ जिंदगी में शांति है? पहले से कुछ आराम है जीवन की नहीं है? बताइए, कुछ आराम है पहले से? जीवन कुछ आराम है? ये क्या है? पहले से जीवन आराम है? चलो ठीक है, आराम होना भी चाहिए। जिंदगी आसान होगी, बस आसान बनाने की कोशिश करते रहो ना। आसान बनाने की कोशिश करना पड़ेगा। आसान बनाने की कोशिश अगर करेंगे तो जिंदगी आसान होगी, और नहीं बनाएंगे तो नहीं होगी। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, सवाल क्या है। कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रिक यंत्र प्रत्येक क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड के बाद बजते हैं। वे तीनों एक साथ 10 बजे बीप करते हैं। ठीक है, तो बताएं वे अगली बार एक साथ बजेंगे। देखो, ऐसा सवाल बहुत ही ज्यादा पेपर में रिपीट होता है, और आज के बाद याद रखना ऐसे सवाल करने का तरीका। मान लो कि तीन तीन यंत्र है, अंत एक यंत्र का ए नाम रख दो, दूसरे यंत्र का बी रख दो, और तीसरे यंत्र का सी रख दो। कोई तकलीफ है? 3 यंत्र है, अब ये तीनों 10 बजे बजे हैं, मतलब जिस टाइम ये तीनों बज रहे हैं वो टाइम हो रहा है 10 बजे। अब आपको ये नहीं दिया है कि सुबह में शाम में, तो टेंशन नहीं लेना है, समझ लो कि ठीक है जो भी है 10 बजे है, सुबह का रात का हमें मतलब नहीं। 48 सेकेंड के बाद पहला वाला बजेगा, ये देखो 48 सेकेंड बाद फिर से बजेगा। दूसरा वाला बजेगा 72 सेकेंड बाद, और तीसरा वाला बजेगा 108 सेकेंड के बाद। तो फिर ये फिर से 48 सेकेंड के बाद बजेगा, फिर ये 72 सेकेंड के बाद बजेगा, फिर ये 108 सेकेंड के बाद। तो बताओ कब ये तीनों के तीनों एक जगह पे एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे? तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, इस नंबर का जो एलसीएम आएगा, वो इसके में भी टेबल में आ जाएगा, और वही एक इसके भी टेबल में आ जाएगा। क्या समझे? एक ऐसा संख्या जो ए के भी टेबल में आ जाए, बी के भी टेबल में आ जाए, और सी के भी टेबल में आ जाए, और उस संख्या को हम बोलते हैं एलसीएम। एक ऐसा नंबर जो ए से भी डिवाइड हो, बी से भी डिवाइड हो, सी से भी डिवाइड हो, उसके टेबल में आने का अर्थ है कि उससे डिविजिबल हो। तो जब भी ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं तो कुछ नहीं करना रहता है, हमें एलसीएम निकालना है। तो अब आपको एक चीज समझ आ गया कि हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना है, केवल एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं बहुत अच्छे से पता है, 108 लिखो। अब 108 से कट जाएगा, 72 से डिवाइड दो। 72 को क्या लिख सकते हो? 72 को लिख सकते हो 36 गुणे 2। तो 36 जो है, 36 का टेबल अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 108 आता है। 36 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 108 आता है, मतलब ये 36 जो है 108 के अंदर में है, पर 2 की कमी है, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। अब आया हमारा 48। 48 को मैं ऐसा सोच सकता हूं कि 12 गुणे 2 गुणे 2। सुनेगा ध्यान से, 12 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो 12 9 108 होता है, मतलब ये 12 108 के अंदर है। और ये देखिए, ये 2 इसको 2 को काट देगा, 1 2 की कमी है, तो ऊपर एक 2 और आ गया, तो एलसीएम इसका बनेगा 432। बोलिए कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? 432 सेकेंड, क्योंकि सेकेंड में दिया है, मतलब ये हुआ कि 432 सेकेंड के बाद सारी घंटी, सारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो यंत्र है एक साथ बजेंगी। क्योंकि 432 एक ऐसा संख्या है, 48 के भी टेबल में आता है, 72 के भी टेबल में आता है, 108 के भी टेबल में आता है। अब 432 सेकेंड का मतलब होता है, अगर मिनट में सोचे
432 सेकंड को अगर हम मिनट के टर्म में सोचे तो आप बोलेंगे कि सर 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है। और 60 में सुनना ध्यान से, अगर 7 का गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 420 सेकंड और 12 सेकंड बच जाएगा। प्यारे ध्यान से समझते चलना, 60 सेकंड में 1 मिनट होते हैं और 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट, और 60 में 7 से गुणा करोगे तो 420 आएगा, और 420 में 12 जोड़ोगे तो 432। अब 60 सेकंड में 1 मिनट, तो 1 मिनट में 7 से गुणा करेंगे तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद ऐसी घटना वापस घटेगी। ठीक है, तो अब बताओ ये सब कब बजे थे? तो आप बोलोगे सर ये 10 बजे तो बजे हुए थे। आप जानते हैं घड़ी में क्या होता है, पहले आवर्स होता है, फिर मिनट होता है और फिर सेकंड होता है, ये तो सबको पता है। कोई भी घड़ी का टाइम लिखने का ये मतलब है पहले आवर्स, फिर मिनट, फिर सेकंड। तो 10 बजे सभी अप्लायंसेस एक साथ बीप हुई थी, एक साथ बजी थी। तो 7 मिनट 12 सेकंड के बाद बजेंगी, तो मिनट की जगह पे 7 जोड़ दो और सेकंड की जगह पे 12 जोड़ दो, मतलब हुआ 10 बज के 7 मिनट 12 सेकंड। तो 10 बज के 7 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड, 10 बज के 7 मिनट और 12 बजे ये यंत्र एक साथ वापिस बजेंगे। तो आंसर टिक करके आ जाएगा 10 बजे तो बजे ही थे, 7 मिनट और 12 सेकंड मतलब समय होने लगा होगा 10 बज के 7 मिनट 12 सेकंड पे ये सभी एक साथ वापस फिर से बजे होंगे। बोलिए क्लियर है प्यारे? एक बार जल्दी से बताओ, क्लियर है एक बार सभी भाई को? कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या? जल्दी से बताओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ आ गया होगा बहुत ही बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। बोलिए कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? बोलिए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये सवाल, तो आप लोग कर लोगे ना? बताओ प्यारे, ये सवाल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताना। ये वाला सवाल देखो आप लोग के होमवर्क पे रहेगा, ये कर लेना ना। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 से विभाज्य हो, 12 से भी कटे, 15 से भी कटे, 20 से भी कटे और एक परफेक्ट स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण वर्ग। प्यारे एक बात बताना, आपको मैंने परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाले सवाल करवा दिए हैं, करिएगा जरूर ना। ये सवाल खुद से करना है, कैसे सिखाया था? एलसीएम लेना और हर नंबर जो होने चाहिए, मतलब हर प्राइम नंबर के पावर 2 होना चाहिए। मतलब अगर मान लो 2 5 बार लिखा है तो उसमें 1 2 मल्टीप्लाई करके पावर 6 बना देना। तो ये सवाल करना प्यारे। अरे यार तुम लोग खुद से भी किया करो, इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकलेगा बताना? पहले 20 लिखो, 20, ये 20 को 15 से भाग दोगे तो 5 तिहाई 15, 5 इसके अंदर है, 3 की कमी आ रही है। 12 का मतलब होता है 4 तिहाई 12, तो 4 भी इसके अंदर है, 3 भी इसके अंदर है, हो गया ना। देखो 60 आ गया एलसीएम, 20 तिहाई 60 एलसीएम। अब इसको अपन यही सोच सकते हैं ना, 60, 60 को यही लिखेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 तिहाई 12 और 3 पच्चे, यहाँ देखो 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60, 60 को ऐसा लिख दिया। अब जो संख्या पावर 2 में नहीं है, जिसकी पावर 2 का मल्टीपल नहीं है, उसको 2 बना दो। यहाँ 2 के पावर 2 है, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ 3 एक ही बार है तो 3 एक बार और गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 5 एक बार है तो 5 बार एक और गुणा करना पड़ेगा, हो गया खत्म। अब सबको गुणा कर दो, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 में 5 से करो 180, 180 में 5 से करोगे 900, 900 आ गया आंसर। सिखा के रखा तो हूँ प्यारे, है मैंने सब सिखा के रखे हैं ये सब बातें,
कि जब भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाला सवाल हो यहीं से ऐसे डील होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सवाल कर लेना। अब ये सवाल भी आपसे बननी चाहिए, ये सवाल भी बननी चाहिए, मैं ये करवा दिया हूं। कह रहा है कि वह लघुत्तम वर्ग संख्या ज्ञात करो जो कि 4, 5, 6, 15, 18 से पूरी तरह विभाज्य हो। मतलब 4 से भी कटे, 5 से भी कटे, 6 से भी कटे, 15 से भी कटे, 18 से भी कटे, इन सब से विभाजित होना चाहिए। मतलब ऐसा नंबर जो इन सभी से विभाजित भी हो और एक प्रकार का परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। परफेक्ट स्क्वायर मतलब हर प्राइम नंबर के पावर जो होना चाहिए वो एक इवन नंबर होना चाहिए। सुनिएगा, एलसीएम निकालना सभी भाई को आता है। पहले ले लो बड़ा एलसीएम निकालो। 18 मान लो 18। अब ये 18 18 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। 15 से भाग दोगे ना तो 15 का मतलब होता है 3 गुणे 5। तो 3 तो कट रहा है, 5 की कमी है, ऊपर 5 का मल्टीपल कर दो। अब 6 के बारे में सोचो, 6 तो हो गया, और जब कोई संख्या 18 से कट रहा है तो 6 से भी कटेगा। अब 5 जब लोगे तो 5 से देखो ये 5 कट जाएगा। अब 4 लो, 4 लोगे प्यारे तो 4 का मतलब होता है 2 गुने 2। तो ये 2 इसमें है लेकिन एक 2 की कमी है, तो यहां से आंसर आ गया आपका 180। पर 180 टिक करके मत आना, क्योंकि सवाल में पूछ रहा है आपसे कि वह नंबर बताओ जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताने के लिए पहले ये चेक करो कि सारे प्राइम नंबर के पावर इवन है कि नहीं। जैसे 18 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर 9 और गुणे 2। अब यहां 2 लिखा हुआ है तो 2 के पावर 2 हो गया। 5 एक बार बचा, फिर से सुनना। 18 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर 9 और 9 गुणे 2। तो यहाँ 1 2 और 1 2, ये तो 2 हो गया 2 बार, और 5 है 1 बार। तो समझ आया कि 3 तो 2 बार है ही, मतलब 3 के पावर 2 है, मतलब इवन नंबर है। 2 के पावर भी 2 है, मतलब पावर इवन नंबर है। पर 5 के पावर केवल 1 है, यहाँ इवन नंबर नहीं है। तो जिसका पावर इवन नहीं है उसको इवन बना दो। मतलब 1 5 का हमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना सके। तो यहां तक तो हमारा 180 था, क्योंकि 180 को ही मैंने ऐसा लिखा था। 180 में 5 से गुणा करोगे 900, मतलब ये भी संख्या 9 ही 100 होगा, जो कि इन सभी से कट जाएगा और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। 900 ऐसे भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 30 का स्क्वायर होता है। बोलो, अरे बोलते क्यों नहीं हो? है बोलते क्यों नहीं हो प्यारे? बोलते क्यों नहीं हो प्यारे? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? क्लियर है? चलो बढ़ो आगे। कह रहा है वह छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या जो 21 से कटे, 36 से कटे, 66 से कटे। मतलब 21 से भी कटना चाहिए, 36 से भी कटना चाहिए, 66 से भी कटना चाहिए, और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो ये कौन है इसमें से? ठीक है, तो ये कर लोगे? बताओ। ये तो बेटा करना पड़ेगा आप लोगों को, है ना? क्यों? 21, 36, 66 का एलसीएम निकालना आप सभी, और देख लेना कि कौन ऐसा नंबर है जिसके पावर में इवन नंबर का फैक्ट नहीं बन रहा है। मतलब पावर में इवन नंबर होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और अगर नहीं है तो मल्टीप्लाई करके इसमें देख लेना कौन आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो ये भी हो गया, ये सारे सवाल आप लोग से बन जाना चाहिए, है ना? चलो अब यहां से आ जाओ, आप लोग को मैं सिखाता हूँ। यहां से अपन को सवाल करनी है सॉल्व। ठीक है भाई, ये भी हो जाएगा। आ जाइए सभी भाई। ये बहुत ही बढ़िया सवाल, ये पैटर्न मैंने आप लोग को सिखा दिए थे। अब सुनिएगा, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 7 से पूरी तरह विभाजित हो। 3 4 5 6 से भाग देने पे 2 3 4 5 शेषफल बचता हो। सिखाया था ना कि जब कोई संख्या को 3 से भाग देंगे तो 2 शेषफल बच रहा है, 4 से भाग देंगे तो 3 शेषफल बच रहा है, 5 से भाग दे रहे हैं तो 4 शेषफल बच रहा है,
6 से भाग दे रहे हैं तो 5 से। तो ऐसा नंबर क्या होता है, ऐसे संख्या को मानने का तरीका मैंने सिखाया था कि नंबर जो होगा वो होगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें किसका किसका, संख्या 3 4 5 6, इसमें के का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, हमेशा सेम होता है। देखो 5 में से 2 घटाओगे माइनस का 1 मतलब 1 आएगा। 4 में से 3 घटाओगे 1 आएगा। 5 में से 4 घटाओगे 1 आएगा। 6 में से 5 घटाओगे 1 आएगा। और मैंने ये भी सिखाया था कि ये एक जो होता है माइनस इसलिए होता है क्योंकि जब किसी संख्या को भाग देते हैं तो 2 रिमाइंडर आता है, एक प्लस रिमाइंडर और एक माइनस रिमाइंडर। तो ये प्लस में रिमाइंडर है तो सबका रिमाइंडर -1 ही बनता है। तो यहाँ पर हमें जितना डिफरेंस आएगा उसे माइनस करना पड़ता है, सिखाया हूँ पिछले लेक्चर्स में ना। अब 3 4 5 6 का एलसीएम होगा 60। बहुत सिंपल है इसलिए मैं आसानी से इसको बता पा रहा हूं कि 60 होगा। तो ये हो गया हमारा एलसीएम 60 के -1। लेकिन ये संख्या 7 से विभाज्य होना चाहिए, ये संख्या 7 से विभाज्य होना चाहिए, 7 से कटना चाहिए, ऐसा सवाल बोल रखा है कि 7 से कटना चाहिए। तो 7 से काटो 60 को, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 मतलब 56 के कट जाएगा, 56 के कट जाएगा, बचेगा 4 के। तो यहां से 56 के कट जाएगा, बचेगा 4 के -1। ये संख्या 7 से अगर कट जाएगा तो पूरी संख्या कट जाएगी, क्योंकि 56 के देखो ना, 60 के को ऐसा लिख सकते थे ना, 56 के 4 के -1। तो ये 56 के तो पूरा का पूरा कट जाएगा। अब ये वाला संख्या अगर 7 से कट गया तो पूरी संख्या भी 60 से कट जाएगी। इतना समझ आ रहा है सभी भाइयों को। अब के जगह पे क्या रखोगे, तो के जगह पे 1 रखोगे तो 4 ही कम 4, 4 में से 1 गया 3/7। अगर के जगह पे 2 रखोगे तो 4 दूनी 8 और 8 में से 1 गया 7, 7/7। तो समझ आ गया कि कट जाएगा। तो के की वैल्यू हमें रखना पड़ा 2। के की वैल्यू हमें कितना एज्यूम करना पड़ा, 2। यहां देखो हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ता है। तो के की वैल्यू 2 आ गया तो संख्या प्यारे क्या होगा, तो संख्या हो जाएगा, जल्दी से बताना, के की वैल्यू 2 रख दो। ये देखो आंसर आया था 60 के -1, यही था ना संख्या। तो के की जगह 2 रख दो, 60 दूनी 120, 120 में से 1 गया 119। 119 इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर होगा, 119 इस सवाल का आंसर होगा। बोलो, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी बताओ। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अगले सवाल की। देखिए कह रहा है, सवाल है, पहले एक बार सवाल पढ़ेंगे अपन, है ना। सवाल पढ़ना बेहद जरूरी है, जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा जरूरत है सवाल पढ़ना, है ना। कह रहा है कि 13 का सबसे छोटा गुणांक ज्ञात करो। 13 का 13 का सबसे छोटा गुणांक ज्ञात करो जिसके 3 4 5 6 से भाग देने पर 1 2 3 4 शेष बचता है। ऐसे सवाल बहुत सिंपल है, आपको संख्या लिखने का, नंबर लिखने का पैटर्न पता होना चाहिए। देखो, तो नंबर बराबर संख्या बराबर, प्यारे क्या बोलोगे, नंबर बराबर संख्या बराबर होगा, एलसीएम ले लेना। एलसीएम किसका लोगे, 3 4 5 6, के का मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस डिफरेंस। डिफरेंस यहां देखो क्या है, यहां डिफरेंस है 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 गया 2। मैंने सिखाया था डिफरेंस हमेशा सेम होगा, ऑलवेज सेम। दुनिया पलट जाएगी पर सवाल आपके पेपर में जो आने वाले उसमें डिफरेंस सेम होंगे, है ना। अब 3 4 5 6 का एलसीएम बड़ा आराम से आप बोल सकते हो कि इसका एलसीएम अभी यूज किया था 60 होता है।
k का मल्टीप्लाई करो -2। आप बोलोगे सर k का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि सवाल वाला कुछ ना कुछ कंडीशन डाल देता है प्यारे। देखो यहाँ कंडीशन क्या डाला है कि 13 का सबसे छोटा गुणांक, मतलब 13 से कटने वाली संख्या चाहिए, और वो भी सबसे छोटा। मतलब 13 से कटने वाली तो बहुत सारी संख्या होंगी, पर हमें दुनिया भर की संख्या नहीं चाहिए, हमें एकदम मिनिमम मिनिमम कम से कम वाला चाहिए। तो इसको 13 से डिवाइड करो। 13 से डिवाइड करोगे तो 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52 और 13 पच्चे 65 ज्यादा हो जाएगा। तो 52 के तक काट दो, 52 के तक कट जाएगा। देखो 52 के कट गया तो बचेगा कितना, 60 में से 52 के गया 8 के, 8 के -2। अगर ये वाला नंबर ना, अगर ये 8 के -2 वाला नंबर अगर 13 से कट गया तो समझो संख्या डिविजिबल है। फिर से सुना प्यारे, 60 के -2 अगर 13 से डिवाइड देने पे 13 चौके 52 के वाला जो नंबर है वो पूरी तरह से कट गया, बचा 8 के। तो 8 के -2 अगर ये वाला नंबर 13 से कट जाए तो समझो पूरी की पूरी संख्या भी डिविजिबल है। अब k का मान 1 रखेंगे तो 8 में 8 कम 8, 8 में से 2 गया 6/13, 6 तो नहीं कटेगा। 2 रख के देखो, 16 में से 2 जाएगा 14, नहीं। 3 रखो, 3 रखोगे 28, 24 में से 2 गया 22, नहीं। 4 रखो 8 चौके 32, नहीं। 5 रखो 8 पच्चे 40, 40 नहीं। 4 5 रख लिए। 6 रखो 8 6 48 में से नहीं। 7 रखो, 7 रखोगे तो 8 7 56, 56 में से 2 गया नहीं। प्यारे 10 रखोगे तो 10 रखो तो के का मान 10 रखोगे तो 80 में से 2 गया 78, और 78 पता है 13 के टेबल में आता है, 13 का पहाड़ा 6 बार। तो समझ आया कि सर के का मान तो 10 पे सेटिस्फाइड हो रहा है, के का मान हमें 10 लेना होगा। मैं बोला ठीक है, के का मान 10 ले लीजिए। अब के का मान 10 ले लिए तो संख्या क्या बनेगा, नंबर क्या बनेगा, चेक कर लो। तो नंबर बनेगा 10 में पढ़ लो, 10 60 में 10 का टेबल, तो 60 में 10 का टेबल पढ़ोगे तो 600, और 600 में से 200 घटा दो 598। 598 इस सवाल का आंसर होगा प्यारे, 598। बोलो 598 इस सवाल का आंसर होगा, एक्यूरेट आंसर होगा। बोलिए क्या बोलते हैं सभी प्यारे लोग। इस सवाल को करने का और भी टेक्निक सिखाऊंगा, पहले ये बताइए क्लियर है क्या? बोलिए, पहले ये टेक्निक क्लियर है तो और भी तरीका सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, देखिए कैसे होगा। इसके अलावा हम इस तरह से भी अप्रोच लगा सकते थे। अगर आप थोड़ा सा समझदारी दिखाएंगे तो आंसर निकल जाएगा, इतना नहीं करना। पहले ये पैटर्न तो पता है ना कि कोई भी नंबर लिखने का एलसीएम निकालेंगे हम, उसमें के का मल्टीप्लाई करेंगे, के कोई भी नेचुरल नंबर है, और यहाँ पर इनके डिफरेंस को घटाते हैं। तो आंसर जो आया होगा वो इनके एलसीएम से 2 कम आया होगा। मतलब जो आंसर आया होगा इनके एलसीएम के मल्टीपल, या तो एलसीएम से 2 कम आया होगा या एलसीएम के कोई मल्टीपल से 2 कम आया होगा। तो सब में 2 जोड़ देते हैं, सब में 2 जोड़ देते हैं, मैं बता रहा हूं सब में जोड़ दो, जोड़ दो। तो आप बोलोगे सर अगर 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा इस प्रकार से सारी चीजें। बोलो, तो प्यारे अब ये हो गया हमारा, ठीक है। अब बताना जब 2 जोड़ दिए, जैसे 2 घटा के आंसर आ रहा था, तो जब 2 जोड़ दोगे तो अब ये नंबर आया, ये तो कटना चाहिए 3 से 4 से 5 से 6 से, ये तो पूरी तरह से कटना चाहिए। तो अब बोलोगे सर 3 से 4 से 5 से 6 से कटना चाहिए। तो बताओ अगर कोई संख्या 4 से कटती है तो 4 का रूल सिखाया था, आखिरी के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। आखिरी के 2 अंक 91 4 से कटता ही नहीं है, कैंसिल करो, नहीं होगा। 27 कभी भी 4 के टेबल में नहीं आता है, कट गया।
65 कभी भी 4 के टेबल में नहीं आता, केवल एक ही ऑप्शन है, क्योंकि 4 से कटने के लिए ये भी रूल सिखाया था, आखिरी में 2 जीरो भी चलेगा। आप कॉपी पढ़िए, कॉपी सब कुछ लिखवाया गया है। तो ये 600 कहां से आया था, 598 से, तो 598 इसका एग्जैक्ट आंसर रहा होगा। तो आप इस तरह से भी मेंटली चीजों को डील कर सकते हैं। अगर आपको चेक बाई ऑप्शन से उठाना है सवाल को, तो मैंने सारे तरीके बता दिए, इधर से भी कर सकते हो, वहां से भी सॉल्व कर सकते हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए। बातें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, एक बार जल्दी से बताना। बातें समझ आ रही हैं सभी भाई को? ऐसे आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है, ये तो मुझे कमेंट देख के ही लग रहा है। चलिए आइए भाई, अब सुनिएगा ध्यान से, ये सवाल समझिएगा। ये सवाल मैंने आपको सिखाया था चेक बाई ऑप्शन से निकालने के लिए, याद आया? कह रहा कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताना है। 6 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, जिसे 3 से, 4 से, 5 से, 6 से भाग देने पे शेषफल 2 बचता है। मतलब जब आप 3 से भाग दोगे तो 2 शेषफल बचेगा, 4 से भाग दोगे जब भी 2 बच जाएगा, 5 से जोगे तब भी 2 बच जाएगा। तो मेरे दिमाग में आया यार 2 बार बार बच रहा है, ये 2 को बचने ही ना दो, इतने समझदार अपन है, 2 बचने ही ना दो। तो जब 2 बचने ही ना दो तो क्या ये कुछ इस प्रकार की हो जाएगा कि नहीं? देखो सारा लिखना नहीं पड़ता है, बस अभी आप लोग को समझाने के लिए मुझे हर चीज लिखना पड़ रहा है, ताकि मैं चाहता हूं कि आप एक बार सीख लो, है ना? एक बार सीखना पड़ता है, बार बार नहीं सीखना पड़ता है। और एक बार सीख गए ना, फिर समझो कि आप योद्धा बन गए। और एक बार में ही अगर कतरई कर दिए तो समझो कि आपकी कॉन्सेप्ट फिर नहीं बन पाएगा। बताना, ये यहां से 600, क्योंकि हर बार भाग देने पे 2 बच रहा था, तो 2 मैंने उसको पहले ही माइनस कर लिया। अब प्यारे एक बात बताना कि अगर कोई संख्या 5 से कट रही है, तो 5 से कटने का रूल होता है कि आखिरी के अंक 5 से कटना चाहिए, या 0 या 5 होना चाहिए, यही मतलब है। तो बताना, ये आखिरी में तो 3 है, नहीं, यहां भी आखिरी में 3 आया, 5 से कभी नहीं कटेगा। या आखिरी में 6 है, कभी नहीं कटेगा, हाँ आखिरी में 0 है, कटेगा। मतलब इसका करेक्ट आंसर तुम्हें टिक करके आ जाना था, ये वाला। बोलो, सब कुछ पढ़ाया था, मेथड मेथड पे मत जाओ, सब पढ़ा दिया हूँ, मेथड पढ़ा दिया हूँ। अब थोड़ा सा मैंने आप लोग को रिवीजन पर्पज से कुछ क्वेश्चंस लिया हूँ, ताकि जितनी भी बातें हम किए हैं एक बार आपको रिमाइंड हो जाए कि किस तरह से बातें हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। बोलो, क्लियर है भाई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अब ये देखो, ये वही सवाल आ गया कि नहीं आ गया? ये सवाल में थोड़ा गलती मिसप्रिंट है ना? बताना ये सवाल कितना आंसर टिक करके आओगे। वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसको 5, 6, 8, 9 से भाग देने पे शेषफल 3 बचता है। मतलब 5 से भाग दोगे जब भी 3 बचेगा, 6 से दोगे जब भी 3 बचेगा, 8 से भाग दोगे जब भी 3 बचेगा, 9 से भाग दोगे 3। तो सोचो 3 बचते ही नहीं, 3 बचे ही नहीं, तो 3 घटा दो ना सब में से। अब ये 3 बचेगा नहीं तो पूरी पूरी भाग जाना चाहिए। 360, 223, 124, 186। अब बताना, अगर कोई संख्या 5 से कट रहा है तो उसका आखिरी अंक 5 से कटना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। देखो आखिरी अंक 5 से कटना चाहिए, नहीं कट रहा, आखिरी अंक 5 से कटना चाहिए, नहीं कट रहा, आखिरी अंक 5 से कटना चाहिए, एक ही है। तो ये कहां से आया है? 369 से। 363 टिक करके आ जाना। देखो मैंने पहले आप लोगों को दोनों मेथड सिखाया था, ट्रिक भी सिखाया और कॉन्सेप्ट भी। अब जो सवाल ले रहा हूँ वही वैरायटी का, तो उस पर मैं केवल ट्रिक दे रहा हूँ, ताकि आपको ये समझ आए कि पेपर में हमें किस तरह के अप्रोच करने हैं या किस तरह के अप्रोच से हमें सवाल को डील करने हैं। बोलिए, क्लियर है प्यारे? आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से।
सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सवाल को पढ़ना है। पहले सवाल को पढ़ो उसके बाद करना। कह रहा कि यदि एक किसान प्रत्येक बॉक्स में 5 या 6 संतरे भरे तो उसके पास 3 संतरे बचते हैं, ठीक है। परंतु यदि वह प्रत्येक बॉक्स में 8 या 9 संतरे बचे, जो उसके पास 3 संतरे बचते हैं, तो कुल संतरे की संख्या ज्ञात करो। मतलब एक किसान है, वो हर बॉक्स में या तो 5 संतरा भरेगा या तो 6 भरेगा। जब 5 भरेगा या 6 भरेगा तो उसके पास 3 संतरे बच जाते हैं, मतलब अब 3 संतरे के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन जब वो 8 या 9 संतरे भरता है तो उसके पास जब भी 3 संतरे बच जाते हैं। सुनिएगा ध्यान से, तो बताना है कि उसके पास संतरे की संख्या कितनी है। चलो एक बार दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, फिर बताओ क्या इसका आंसर होना चाहिए। आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? आपकी बुद्धि में कुछ आ रहा है समझ कि आप अगर इस क्वेश्चन को समझ रहे हो तो क्या बताओगे कि इसका आंसर क्या टिक करके आने का मन कर रहा है? बताओ, जो भी आपकी बुद्धि में समझ आ रहा है वो बयां करो कि सर हमें तो ये लग रहा है, हमें तो वो लग रहा है ना। जो लग रहा है वो बताओ। इतना तो समझ आ रहा है कि कुछ ऐसा ही चीज करेंगे जो अभी तक अपन ने पढ़ा है, उसके बाहर तो कोई चीज करने वाले हैं नहीं, इतना भी समझ आ रहा है। तो फिर उसके आगे क्या समस्या है बताओ। क्या? अरे यार थोड़ी बुद्धि लगा लिया करो यार। ये सवाल झूठ मूठ के क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड किया है। एक्चुअली ये क्वेश्चन ये है कि जब किसी संख्या में 5 से भाग दोगे या 6 से भाग दोगे जब 3 बच जाएगा, फिर उसे 8 या 9 से भाग दोगे जब भी 3 बच जाएगा। कहने ये है कि कोई ऐसा नंबर ले लो, कोई ऐसा नंबर ले लो, संतरे की संख्या ऐसा ले लो जिसे 5 से भाग दोगे जब भी 3 बचेगा, 6 से भाग दोगे जब भी 3 बचेगा, 8 से भाग दोगे जब भी 3 बचेगा, 9 से भाग। तो वैसा संख्या मानने का तरीका आपको नहीं पता है क्या? वैसे संख्या क्या मानते थे बताओ? ऐसा संख्या होता था, एलसीएम होता था 5 6 8 9। एलसीएम होगा 5 6 8 9। इसमें के का मल्टीप्लाई कर देना, के का मल्टीप्लाई कर देना और प्लस, क्योंकि शेषफल बच रहा है हर बार। और ये जो संख्या होती है ये तो पूरी तरह से भाग लग जाती है दिए गए नंबर से। हमें हर बार शेष बचाना है 3 संतरे, तो 3 जोड़ने भी तो पड़ेंगे। अब 5 6 8 9 ये सबसे कटने वाला नंबर क्या होगा बताना। 5 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए। क्या 360 मान सकते हैं क्या बताइए? क्या हम 360 इसका आंसर मान सकते हैं? 360 360 बताओ। 360 9 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। इसमें के का गुणा कर देते हैं और प्लस 3 कर देते हैं। अब ये संख्या किससे विभाज्य होना चाहिए? सुनिएगा, ये संख्या हमारा 360 गुने के प्लस 3। यहाँ पर ऐसा तो कोई दिया नहीं है सवाल में कि किसी से विभाज्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कुछ वर्ड यूज किया है क्या कि किसी से विभाज्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं। मतलब हमें, हमारे लिए सवाल तो बिल्कुल सिंपल हो गया। के का मान 1 मान लो, 1 मान लो तो 360 गुने 1, 360 में 3 जोड़ो 363। तो 363 इसका आंसर हो जाएगा। 363 363। अगर ये बोलता कि वो विभाजित होने चाहिए तो फिर चेक करते। बोलो कोई दिक्कत है बताइए। संख्या लिखने का तरीका मैं सिखाया हूं कि एलसीएम निकाल लो 5 6 8 9। क्यों? क्योंकि 5 से भाग देने पे 3 बच रहा है, 6 से भाग देने पे भी 3 बच रहा है, 8 से भाग देने पे भी 3 बच रहा है, 9 से भाग देने पे भी 3 बच रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम ले लूंगा इन नंबर का, उसमें के का मल्टीप्लाई करके जितना शेषफल बचाना है जोड़ दो। इसका एलसीएम आया 360। 360 में अगर 3 जोड़ोगे तो 363 आएगा। 363 आंसर आएगा 363।
363। तो 363 टिक करके आ जाना और यही इस सवाल का एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर होगा। बोलो भाई समझ आ रहा है? अरे बुद्धि में कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा, जल्दी से बताओ। चलिए आगे। अब ये वाला सवाल कर लेंगे आप लोग, बोलिए ये सवाल बन जाएगा ना। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 20, 25, 35, 40 से भाग देने पे 14, 19, 30 शेषफल बचता है। अब बहुत सिंपल सवाल है कि तरीका एकदम बिल्कुल क्लियर है कि एलसीएम निकालना होगा हमें 20 से, 25 से, 35 से, 40 से। अब इसमें के का मल्टीप्लाई करके हमें माइनस करना होगा। क्यों माइनस करना है? क्योंकि देखो 20 में से 14 जाएगा 6, 25 में से 19 जाएगा 6, सबका डिफरेंस कांस्टेंट है, 6 माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे। अब सुनना, पूरा सॉल्व नहीं करना है, पूरा सॉल्व मत करो। आप बताना एलसीएम एक ऐसा संख्या होता है जो इन सभी से कट जाएगा, इन सभी से कट जाएगा। एक ऐसा नंबर जो 20 से भी कटे, 25 से भी, 35 से भी, 40 से, और उसमें आप 6 माइनस करके आंसर बताओगे। तो 6 पहले जोड़ो, 6 सब में जोड़ो, तो 6 सब में जोड़ोगे तो 13, 6, 9, 6 जोड़ोगे 12, 31, 6 जोड़ोगे तो 1400, 6 जोड़ोगे 91, 11, 95। अब आप खुद बताना कोई संख्या 20 से कब कटेगा। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि कोई संख्या 20 से कब कटेगा। यार 20 से कटने का मतलब है कि उसके अंत में जीरो तो होना ही चाहिए। तो क्या यहाँ जीरो है? नहीं, तो कभी नहीं कट सकता। क्या यहाँ जीरो है लास्ट में? नहीं। क्या ये जीरो है? नहीं। एक ही ऑप्शन है जो 20 से कटने के लिए रेडी है, तो 1394 आंसर टिक कर देना, क्योंकि ये 1400 1394 से आया है। 6 क्यों जोड़ा? क्योंकि आंसर में 6 घट के आने वाला था, जो आंसर होगा वो 6 घट के आया होगा। तो जो कटने वाला संख्या है उसमें से 6 घट गया होगा। तो मैं अगर वापस 6 जोड़ दूंगा तो क्या वो संख्या इन सभी से वापस कटने लगेगी कि नहीं? और जैसे ही इसमें 6 सब में जोड़ दिया तो ये दिए गए संख्या से वो कटेगा। तो 20 से कटने के लिए आप खुद बताओ कोई संख्या 20 से कब कटेगा? जब उसके आखिरी में जीरो होगा कि नहीं होगा। और जीरो होगा तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जो इस बात को सेटिस्फाइड कर रहा है। जिनको नहीं समझ आया वो इसका एलसीएम निकालेंगे और 6 माइनस करेंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है। और मेरा तो एक मानना है कि आप लोग समझो बात को, है ना। पेपर निकालना है। आजकल दुनिया में जो फास्ट आदमी है, जमाने के अनुसार चल रहे हैं, उनकी पूछ है, बाकी ऐसे लोगों की कोई पूछ नहीं है। ठीक है। जो जमाने के अनुसार चलेंगे उन्हीं की पूछ है, अन्यथा बिल्कुल भी पूछ नहीं है इस दुनिया में। अगर आप जमाने के साथ चल रहे हो, है ना, आप फास्ट एकदम 5G वाला स्पीड रखे हो, तो आपकी पूछ है, नहीं तो कोई पूछ नहीं है। मार्केट में कोई जगह नहीं है आपकी, है ना। बोलो। अब सुनना, ये सवाल अपन ने डिस्कस कर लिए थे, याद है? बोलो। सवाल हुआ था ये वाला, ये भी मैं कर दिया हूं। ये वाला तो हो ही गया, अभी करवा दिया। चलो ये वाला करो, ये वाला कर लो प्यारे। ये वाला देखते हैं। देखो, 4 घंटियां 24 सेकेंड, 48 सेकेंड और 64 सेकेंड के अंतराल पे बजती है। कह रहा है कि 4 घंटी है जो 24 सेकेंड, एक घंटी 24 सेकेंड के बाद बजेगी, दूसरी घंटी 48 सेकेंड के बाद बजेगी, तीसरी घंटी 64 सेकेंड के बाद बजेगी, 24 सेकेंड, 48 सेकेंड, 64 सेकेंड के अंतराल पे बजेगी। तो कह रहा है 7 घंटे 12 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो 7 घंटे 12 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी और एक साथ। पहले आप ये पता लगाइए कि कोई 24 सेकेंड में बज रहा है, कोई 48 में बज रहा है, कोई 64 में बज रहा है। तो मैं आपसे बोलूं कि ये एक साथ वापस कितने समय के बाद बजेंगे, तीनों एक साथ। तो वही नंबर होगा जो 24 के भी टेबल में आए, 48 के भी टेबल में आए और 64 के भी टेबल में आए। तो सिंपल सा मतलब है कि एलसीएम होगा। एलसीएम ही एक ऐसा नंबर है
जो इसके भी टेबल में आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। तो हमें निकालना है एलसीएम 24, 48 और 64 का एलसीएम लेना। अब एलसीएम लेना सभी भाई को आता है। बताओ सबसे बड़ा संख्या 64 है, तो 64 ले लो, पहले 64 ले लो। अब ये 64 64 से कट जाएगा, 48 से काटो। 48 का मतलब होता है 16 तिया 48। तो 16 देखो, 16 64 में आ गया, 16 आ गया 64 के अंदर, क्योंकि 16 का टेबल 4 बार। 3 की कमी है, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। अब 24 सोचो कि 24 के बारे में समझते हैं। तो 24 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 8 गुणे 3, 8 इंटू 3। तो ये 8 जो है इसके अंदर है, क्योंकि 8 का टेबल 8 बार पढ़ोगे, तो 64 के अंदर 8 है। 3 जो है, 3 देखो इसको काट देगा, तो समझ आया कि हमारा एलसीएम हो गया 64 गुने 3, 192। 192 सेकंड के बाद ये सभी घंटियां एक साथ बजेंगी। सुनिएगा ध्यान से, 192 सेकंड के बाद सारी घंटियां एक साथ बजेंगी, यही अर्थात मतलब हुआ। 192 सेकंड के बाद क्या होगा, सभी घंटियां एक साथ बजेंगी, क्योंकि एक बज रहा 24 सेकंड में, दूसरा बज रहा 48 में, तीसरा 64 में। तो तीनों 192 एक ऐसा नंबर है जो तीनों के टेबल में आएगा, मतलब तीनों इकट्ठा एक साथ वापिस बजने लगेंगे। मेरा सवाल है कि 7 घंटे 12 मिनट में कितनी बार बजेंगे। सुनिएगा, ये तो इतने सेकंड में एक बार बजेंगे, 192 सेकंड जब होगा तो वो एक बार बज जाएंगे, मतलब वो एक साथ बजने लगेंगे। तो 7 घंटे 12 मिनट में कितनी बार बजेंगे। तो पहले ये समझिए, 7 घंटे और 12 मिनट, 7 घंटे 12 मिनट। पहले एक बात बताओ, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। एक घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो ये हो गया 7 का टेबल 60 बार, 720। 7 का टेबल 60 बार पढ़ोगे तो 420, और 420 में 12 जोड़िएगा तो आएगा 432 मिनट। 432 मिनट। जबकि यहां पर 192 सेकंड के बाद हमारी घंटियां बज रही हैं, तो एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 60 से गुणा करो, तो इतना सेकंड निकल के आ गया। और इतने सेकंड में इतना सारा सेकंड हमारे पास है, और हर 192 सेकंड में हमारी घंटी बजना शुरू हो जा रही है। तो इतना सारा देखो, 432 मिनट था, अच्छा हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 432 में 60 से इतना सेकंड है हमारे पास, और 192 सेकंड में एक बार हमारी घंटी बज रही है। क्लियर है, बोलो। 12 से कैंसिल करो, देखो 12 से कट रहा है, 12 का टेबल पढ़ोगे 12 पच्चे 60, 12 का टेबल पढ़ोगे 12 पच्चे 60, 12 का टेबल पढ़ोगे 12 कम 12, 12 छिक 72। क्लियर है। 16 का टेबल, अब यहां से सुनना, 16 का टेबल पढ़ोगे 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। 16 का टेबल पढ़े तो 16 दूनी 32 हो गया, यहां से 11 निकल गया, और 111 112 हो गया। और 16 का टेबल 7 बार पढ़ते हैं, 7 बार। क्लियर है। कोई दिक्कत किसी भाई को, तो 27 गुणे 5, 27 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 27 पचे 135। फिर से सुनना, कोई दिक्कत कोई तकलीफ तो नहीं है। एलसीएम यहां से कितना आया है, 64, 48 64, ठीक है। 192 आया है। 7 घंटे 60 मिनट, 432 में 60, 12 पच्चे 60, 12 कम 12, यहां से 12 72, सही है। 16 का टेबल पढ़ोगे 16 दूनी 32 आएगा, एक मिनट, 16 दूनी 32 आएगा, यहां से थोड़ा सा समझना पड़ेगा, 32 आएगा, तो 16 दूनी 32, और यहां से प्यारे 11 ही तो बचेगा। और 16 का टेबल 16 दूनी 32, 37, 37 पचे 135, 135, सही है, बिल्कुल सही था। 135, 135 आया, 135, मतलब ये हुआ कि 192 सेकंड के बाद हमारी घंटियां बज रही हैं, और 7 घंटे 12 मिनट में टोटल मैंने सेकंड में बदल के 192 से भाग दिया, तो 135 बार हमारी बेल बज रही थी। सुनना ध्यान से। अब जो सबसे पहला बार बेल बजा होगा उसकी तो काउंटिंग हुआ ही नहीं, क्यों, ये बज रहा था 24 सेकंड में, ये बज रहा था 48 में, और ये बज रहा था 64 में, तो ये इकट्ठा बजा होगा 192 पे। सुनना भाई,
ये 192 पे पहले बजा होगा, 192 पे, तो 192 सेकंड के बाद फिर बजा होगा, 192 सेकंड के बाद फिर बजा होगा। तो इतना बार जो बजा 135 बार, ये तो केवल हम काउंटिंग कर रहे हैं कि 192 फिर 192 फिर 192, मतलब हर 192 सेकंड के बाद बज रहा है। 135 बार बजा है, 135 टाइम्स बजा है। अब प्यार एक बात बताना, क्या शुरुआत में तीनों इकट्ठी बजी होंगी कि नहीं? क्या ये तीनों घंटियां स्टार्टिंग में जो शुरुआत हुआ होगा तब भी तो एक साथ बजी होंगी, फिर ही तो ये स्टार्ट हुआ होगा परंपरा। तो 135 में एक और जोड़ देना, एक, मतलब ये हुआ कि टोटल 136 बार घंटी बजा होगा। ऑप्शन सब गलत है, ऑप्शन पे लाइन ना करो। 136 आंसर टिक करके आएंगे, जल्दी से बताना। क्लियर है? क्लियर है? एक बार सभी भाई बताएंगे जल्दी से, क्लियर है क्या? जल्दी से बताएंगे क्लियर है सभी लोग। ये 4 बेल नहीं है, यहाँ पर 3 ही बेल दिया हुआ है, 3 बेल दिया है। एक डेटा मिसप्रिंट पे है, 24, 28, 64। तो 136 बार हमारी घंटी बजेगी, 136। बोलिए कोई दिक्कत? बढ़िया सवाल है, ऐसे तंदुरुस्त सवाल पेपर में आते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगले सवाल पे आ जाओ। अब ये सवाल देखिएगा, इस सवाल को भी हम पढ़ेंगे। सवाल समझते हैं क्या कर रहा है कि ABC एक ही समय पर एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकंड में पूरा करता है, बी 308 सेकंड में और सी 198 सेकंड में। तो वे आरंभिक बिंदु पर कितने समय के बाद फिर से मिलेंगे? अब सीधी सी बात है, सुनिएगा। अब ये कोई हमारे पास वृत्ताकार स्टेडियम है, सर्कुलर हमारे पास स्टेडियम है। अब हमारे पास सर्कुलर स्टेडियम है, तो सुनिएगा, यहां से शुरू किया एक आदमी, यहां से तो 252 सेकंड में पूरा कर लिया, 252 सेकंड में। और एक जो है वो 308 सेकंड में पूरा कर रहा है, और जो दूसरा एक और है वो 198 सेकंड में पूरा कर रहा है। तो कह रहा है कि आरंभिक बिंदु पे कितने समय में फिर से मिलेंगे, मतलब वो एक ही साथ शुरू किए लेकिन ये कभी एक साथ मिल नहीं पा रहे हैं। क्या हुआ देखो, एक आदमी 252 सेकंड में आ जा रहा है जहां से शुरू किया वहां, दूसरा वाला 308 सेकंड में वापस वहीं पर आ जा रहा है, तीसरा वाला 198 सेकंड में आ रहा है। लेकिन एक बात बताओ, एक ना एक बार एक ऐसा संख्या बनेगा, एक ऐसी नंबर आएगा कि जो 252 के भी टेबल में आता हो, 308 के भी टेबल में आता हो, 198 के भी टेबल में आता है, तीनों के तीनों में टेबल में आते होंगे। और जब तीनों के तीनों टेबल में आते होंगे तो उस समय तीनों ABC एक ही बिंदु पर स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे। तो सबसे पहले एक चीज समझ आया कि ऐसे सवाल में हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? पहले ये समझ आ गया कि हमें निकालना है एलसीएम, हमें निकालना है एलसीएम। सुनो ध्यान से, हमें ये समझ आ गया भाई कि हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा देख लो, एलसीएम कैसे निकलेगा बस यहां समझ लो, एलसीएम कैसे निकलेगा। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, किस प्रकार से हमें एलसीएम निकलेगा। एलसीएम निकालना है 252 सेकंड का, क्योंकि एक 252 सेकंड में जर्नी को कंप्लीट कर रहा है, दूसरा वाला 308 सेकंड में जर्नी को कंप्लीट कर रहा है, और तीसरा 198 सेकंड में जर्नी को कंप्लीट कर रहा है। आप क्या करिए कि इसमें से बड़ा नंबर को ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ 308 को ले लिया, 308 हमारा एलसीएम है, मान लिया कि 308 हमारा एलसीएम। तो 308 से तो कट जाएगा, 198 से चेक करो, 198। अब 198 जो होता है इसको हम लिख सकते थे 11 गुणे 18, 11 गुणे 18 लिख सकते हैं। सुनिएगा ध्यान से, अब ये 11 जो है ना, 11 ये इसके अंदर है। देखो कैसे, 11 दूनी 22,
इसको लिख सकते हो आप 11 × 28 लिख सकते हो, बोलो। अब ये 11 इसके अंदर है, अब ये 18 का मतलब होता है 2 × 9, तो 2 भी इसके अंदर लिखा हुआ है, 2 भी लिखा हुआ है। एक मिनट मेरे प्यारे भाई, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं फिर लगाता हूं आपको। एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, अब क्या करोगे, है ना। चलो सॉरी इसके लिए। चलो इधर भाई, 198 को लिख सकते हो 11 × 18, तो 11 तो इसके अंदर है। अब 18 का मतलब होता है 2 × 9, तो 2 भी इसके अंदर है, तो किसकी कमी है, 9 की, मतलब हमें ऊपर में 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है, बोलो। अब सुनना, 252 के बारे में समझ लो, 252 के बारे में। तो 252 को आप ऐसे सोच सकते हो क्या कि ये 11 गुणे, बोलना प्यारे, 11, ऐसे सोचो कि 11 11 हो सकता है क्या, 11 लिखा हो सकता है एक। तो क्या था, 252 है ना, 252 को ऐसे सोचो ना, 11 से अगर करोगे तो 11 दूनी 22, 3 बच जाएगा और 32 हो गया, ये तो बात नहीं बनेगा। तो फिर इस 252 को और कैसे सोच सकते हैं, तो इस तरह से भी सोच सकते हैं कि 21 सोचो, 21 21 21, 21 से कम 21 और 21 दूनी 42, देखो आ गया कि नहीं आ गया। और इस 21 को आप ऐसे सोच सकते हो कि 7 × 3, और इस 12 का मतलब होता है 3 × 4। प्यारे समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। 3 में 3 से गुणा करोगे 9 ऊपर दिख रहा है, कट जाएगा। 4 में 7 से गुणा करो 28, देखो 28 से कम 28 2 बचेगा, 28 से कम 28 तो 308 भी कट गया। मतलब हमें 252 के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमारा एलसीएम रेडी है। एलसीएम निकालने में थोड़ा सा मास्टर बनो। तो देखो क्या हो गया, 9 × 8 = 72 के 2 7, ये हो गया 7 और ये 9 × 3 = 27, मतलब 2772 सेकेंड आएगा, इतना सेकेंड आएगा, 2772 सेकेंड। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें बताओ, मिनट में कन्वर्ट करना है। आप सब भली भांति जानते हैं कि 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, तो 60 से डिवाइड दे दो। अगर आप नहीं ऐसे एज्यूम कर सकते तो भाग दे दो ना, कोई तकलीफ थोड़ी है। 60 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लो तो बताना 240 हो जाएगा। अब यहां से 6 बार पढ़ लो तो 360 हो गया, बच गया नीचे 12। तो क्या समझे कि 46 बार तो पूरा पूरा चला गया, मतलब ये 46 मिनट, 46 मिनट, और बच गया 12, मतलब ये रहा होगा सेकेंड।
मतलब प्यारे 46 मिनट और 12 सेकंड के बाद ऐसा घटना घटेगा कि ये तीनों के तीनों एक ही जगह पे होंगे। बोलो, कुछ नहीं था ना, कुछ नहीं था, कैलकुलेशन था भाई, कैलकुलेशन था, इसका निकालना था एलसीएम। यही थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क था, बाकी कुछ नहीं था। एलसीएम निकलने के बाद इतने सेकंड आए। 60 से क्यों डिवाइड दिए? क्योंकि आपको पता है इतने सारे आपके पास सेकंड आ गए, इतने सारे सेकंड आ गए हैं, इतने सारे सेकंड, और इस सेकंड को मिनट में बदलना है, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड दे दो, मतलब 46 मिनट और 12 सेकंड। अगर आप नहीं एकदम से कर सकते हो तो ऐसे कर लेना, देखना ध्यान से। एक तरीका और है इसको करने का, वो भी मैं बता देता हूं। आप जैसे 2700 को एकदम से नहीं सोच पा रहे हो ना, लेकिन हर बंदा ये तो सोच सकता है कि 2400 को 60 से भाग देंगे। 2400 को अगर 60 सेकंड से भाग दोगे, सुनना, तो ये 60 से कट जाएगा 40 बार में। इतना तो सब भाई समझ जाएंगे कि 2700 को एकदम से 2772 को नहीं समझेंगे, लेकिन इतना सब भाई समझ जाएंगे कि 2400 जो है 60 से कट जाता है 40 बार में। अब 2400 में प्यारे आप जोड़ दो 360। बोलो 360 जोड़ सकते हो? क्योंकि 2400 में 360 जोड़ोगे तो 2760 आएगा। अब ये 360 भी 60 से कट जाता है, देखना ये 60 बार में 6 बार में कट गया। अब बोलो क्या बचा? आप बोलोगे सर जी 12 बचा, लेकिन 12 जो है ना वो 60 से नहीं कटेगा, 12 नहीं कटेगा। मतलब ये वाला चीज नहीं कट रहा है, एग्जैक्ट नहीं कट रहा है, वो तो पॉइंट में आ जाएगा, वो चीज नहीं हमें चाहिए। तो ये 40 बार में कट गया, मतलब 40 मिनट, और 6 बार कट गया मतलब 46 मिनट दिख रहा, और यहाँ पर 12 बच गया, मतलब आंसर टिक करके आ जाएंगे 46 मिनट 12 सेकंड। बोलो क्लियर है प्यारे? तो आप यहां से भी बड़े आराम से डील कर सकते हो, समझ सकते हो, कर सकते हो। बोलो कोई तकलीफ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, बोलिए, आगे बढ़ जाते हैं। यहां देखिएगा सब, सवाल को एक बार रीड करते हैं। सवाल है कि 5 किलोमीटर की दूरी वाले वृत्ताकार पथ पे ए बी सी एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय पे इतना किलोमीटर, इतना किलोमीटर, इतना किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं, तो आरंभिक बिंदु पे वह पुनः कितनी देर बाद मिलेंगे? कितनी देर बाद मिलेंगे? ये 10:07 ये गलत क्या दिया है? देखिए सवाल क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, जरूरत से ज्यादा सिंपल है। ठीक है, देखो, मतलब एक दूरी है 5 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर की दूरी था, यहां समझिएगा। एक हमारा सर्कुलर पाथ है जिसकी दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर, डिस्टेंस दिया है 5 किलोमीटर। अब एक जो दौड़ रहा है वो 2 सही 1/2 की स्पीड से दौड़ रहा है, दूसरा वाला 3 की स्पीड से दौड़ रहा है, तीसरा वाला 2 की स्पीड से दौड़ रहा है। तो बोल रहा है कि ये आरंभिक में कितने देर के बाद, कितने समय के बाद एक साथ फिर मिल जाएंगे, मतलब समय बताना है। आपको एक बात पता होना चाहिए कि डिस्टेंस बराबर, सुनिएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। ये बात सभी भाई को पता होना चाहिए। हिंदी में लिखे तो दूरी बराबर चाल गुने समय। उम्मीद करते हैं कि आपको आता होगा। तो D बराबर एस टी, तो एस बराबर अगर निकालेंगे तो D अपॉन टी, और अगर टी निकालेंगे तो D अपॉन एस। बोलो इतना तो बुद्धि है कि नहीं है? तो टी बराबर D अपॉन एस और एस बराबर D अपॉन टी। जब हम पढ़ेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, पर अभी बताओ इतना तो क्लियर है ना सबको? ठीक है, अब सुन लेना मेरी बात। अगर इतनी बात क्लियर है तो सभी भाई सुनेंगे क्या कहना है। अगर आपसे बोल रहा है कि समय की बात हो रही है,
तो टाइम की बात हो रहा है तो डिस्टेंस बताइए, तो सबको 5 किलोमीटर ही चलना है, लेकिन स्पीड अलग अलग है। एक का स्पीड है 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 का मतलब हुआ 5/2, 5/2, 5/2। तो देखो ये ऊपर 2 चला जाएगा और 5 और 5 कट जाएगा, तो ये हो गया स्पीड। यहां से हम टाइम निकाल लिए 2 आवर्स, 2 घंटे, 2 घंटे, क्योंकि देखो किलोमीटर प्रति घंटे में है। दूसरे वाले का समय बताओ, दूसरे वाले का कितना आएगा, दूसरे वाले का 5, 5 को 3 से भाग दे दो, ठीक है। फिर तीसरे वाले आदमी ने डिस्टेंस चला 5, लेकिन इसका स्पीड कितना है 2। तो इस तरह से हम लोगों ने निकाल लिया सबका टाइम। पहला वाला बंदा ले रहा है 2 घंटे, दूसरा वाला ले रहा है 5/3 घंटे, तीसरा वाला ले रहा है 5/2 घंटे। बोलो, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि ये एक प्रकार का भिन्न बन गया, फ्रैक्शन बन गया। और आपको मैंने सिखा रखा है कि कभी भी किसी भी फ्रैक्शन का अगर आपको एलसीएम निकालना हो, एलसीएम तो निकलेगा क्योंकि तीनों एक साथ कब मिलेंगे, ये तो सीधी सी एलसीएम की बात हो गई। तो अब इसका एलसीएम कैसे निकलता है, मैंने सिखाया कि फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले का एलसीएम ले लो। तो 2, 5, 5 का एलसीएम मुझे दिख रहा है कि 10 आएगा, 10 आवर्स आएगा, 10 घंटे। और नीचे वाला का ले लो एचसीएफ। एचसीएफ बताया था कि जो तीनों में कॉमन हो, एक में, 3 में, 2 में कुछ नहीं कॉमन है, सिवा एक कॉमन है। तो 10/1, 10/1 मतलब 10 घंटे के बाद ऐसी घटना होगी कि तीनों के तीनों एक साथ मिल जाएंगे। 10 घंटे के बाद ऐसा घटना होगा कि तीनों के तीनों एक साथ मिल जाएंगे। बोलना, बोलना, बात क्लियर है? 10 घंटे के बाद ऐसा होगा कि तीनों के तीनों एक साथ मिलेंगे। मतलब टाइम बराबर, बस इतना याद रखिए कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये चीज समझना अपन को। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस यहां से कितना हो गया 5, और यहां से स्पीड दिया था 2 सही 1/2, 2:1/2 मतलब 5/2। तो 2 यहां से आ गया, इस लोग का 5/3, इसका 5/2। तो इनका एलसीएम ले लीजिए, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाला का एलसीएम, बात खत्म, क्लियर हो गया। बोलो, हो जाएगा, हो जाएगा भाई। हाँ, अब ये देखिए, इसको समझेंगे और फिर इसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे। क्या पता है, इसके बाद हम लोगों को करना पड़ेगा, बस 1 से 2 सवाल बचे हैं, फिर हमारा एचसीएफ स्टार्ट हो जाएगा। एचसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा एचसीएफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जरूरत से ज्यादा। चलो आ जाओ, सवाल सुनना, पहले सवाल पढ़ा करो। मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ, आदत डालो यार, सवाल पढ़ने की आदत डालो। सवाल नहीं पढ़ोगे ना, बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, मजा ही नहीं आएगा। सवाल पढ़ने की आदत डालना है हमें किसी भी हाल में। देखिए, कह रहा कि 3 आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर एक साथ चलते हैं। ये तो बिल्कुल आदि मानव वाला बात बोल रहा है ना, एक साथ एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं। उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 60, 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर के हैं। तो न्यूनतम दूरी तय कर की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सकें, तय कर सकें। मतलब ये कहने का मतलब हुआ, सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 3 आदमी है, 3 आदमी है, ऐसे सुन लिए, ये 3 आदमी है और ये अलग है। और जो पहला वाला आदमी है ना, उसके पैर छोटे हैं, तो 63 सेंटीमीटर ही चल पाता है। उसके पांव छोटे हैं तो 63 सेंटीमीटर चलेगा। दूसरा वाला थोड़ा ज्यादा चल लेता है, 70। तीसरा वाला जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, 77। तो कह रहा है कि एक ऐसा दूरी बताओ, एक ऐसा डिस्टेंस बताओ जो तीनों की तीनों उसको नाप सके। मतलब इसका भी ये छोटे छोटे डेंग, छोटे छोटे जो पाँव है वो उस दूरी को नाप ले, और इसका थोड़ा बड़ा है फिर भी ये उस दूरी को नाप ले, और ये बड़ा है ये भी उस दूरी को नाप ले। मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई डिस्टेंस नहीं लेना है कि अरे यार एक टांग तो पूरा चले और दूसरी छलांग में वो आधा रह गया या थोड़ा ऐसा नहीं। एक ऐसा डिस्टेंस मानिए जो 63 से भी कट जाए,
70 से भी कट जाए, 77 से भी कट जाए, यही कहने का मतलब है, क्योंकि वो नंबर इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे, तभी तो वो एग्जैक्ट हम मेजर कर सकते हैं, उसको एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे तो वो 63 से भी कट जाएगा, मतलब 63 वाला जो आदमी छोटे छोटे पांव रखा है वो भी उसको मेजर कर लेगा, और जिसके पास 70 की डिस्टेंस वाला टांग की डिस्टेंस है वो भी मेजर कर लेगा। तो आप क्या करिए, सिंपली एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकाल लीजिए 63, 70 और 77 सेंटीमीटर का, इनका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम कैसे निकालोगे, सुनना, इसका एलसीएम कैसे निकालोगे। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 77, 77। अब ये जो 77 है, 77 से कट जाएगा, 70 चेक करो, तो 70 का मतलब होता है 7 × 10। तो 7 यहां देखो कट रहा है, 10 की कमी है, ऊपर 10 मल्टीप्लाई कर दो। अब 63 चेक करो, 63 को लिख सकते हो 7 × 9। तो 7 यहां से कट गया, 9 की कमी है, तो 9 का मल्टीप्लाई कर देना। तो यहां से हमें एक चीज समझ आया प्यारे, कि 77 × 10 × 9, अब मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से। तो 9 का टेबल जब यहां पढ़ोगे तो 9 × 7 = 63 के 3 6 हो जाएगा, और 9 × 7 = 63 में 6 जोड़ोगे तो 6930, मतलब 6930 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर होगा। 6930 सेंटीमीटर, 6900। अगर इतना डिस्टेंस लोगे तो ये छोटू आदमी भी उसको छोटे छोटे डेंग से नाप लेगा, उससे बड़ा वाला भी चल के छोटे छोटे डेंग से नाप लेगा, और जो बड़ा वाला है वो तो उसको नाप ही लेगा। बोलो, क्लियर हुआ भाई? क्लियर हुआ सभी भाई को? कॉन्सेप्ट जल्दी से बताना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 6930, यस, 6930 इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर है। अब भाई यहां आगे आ जाते हैं, इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तब तक के लिए इसको नोट करो जल्दी से। बोलो, लिख लिए भाई? अब देखो आपका एलसीएम पूरी तरह से मैंने खत्म कर दिए हैं, है ना। अब कोई एलसीएम में तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा। ये देखो एक सवाल ये वाला एक टुच्चे लेवल का सवाल निपटा दोगे, मुझे पूरा भरोसा है। ये भी निपटा दोगे क्योंकि सब मैंने करवा दिए हैं। ये संतरे वाले सवाल देख लो, मैंने करवा दिए थे, है ना। तो इस तरह से हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब सभी भाई मेरे क्या करेंगे, फटाफट अपनी कॉपी पे क्या करेंगे, लिखेंगे हेडिंग। सभी लोग अपनी कॉपी पे लिखेंगे हेडिंग,
डाल दे भाई, बोलो। तो हेडिंग HCF डालो, बहुत ही प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, बहुत काम की बातें हैं, इसमें हम बहुत सारी चीजें अच्छे से पढ़ेंगे। तो सब लोग हेडिंग डाल दो HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज एक्चुअली क्लास इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो जा रहा है ना, मेरे पास बहुत फोन आ रहा है। आपको पता है मैंने जो FB ID है ना, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बना के रखा है, आप लोग अगर नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। मेरा FB ID था विशाल कुमार के नाम से, कोई सज्जन है, उनको दुर्जन बोलना तो गलत ही है, सज्जन ही मान लो, उन्होंने मेरी आईडी हैक कर लिया। और जितने भी मेरे, आपको पता है 5000 मेरे पास फ्रेंड हैं, और मुझे एक बात है, जितने भी फ्रेंड है ना उसमें रिलेटिव कम है मेरे, सबसे ज़्यादा विद्यार्थी ही हैं। तो वो सारे 5000 के जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सब से क्या किया जाता है, पैसा मांगा जा रहा है कि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मुझे 10,000 रुपया दे दो। तो वो बच्चे हमसे यही पूछना चाह रहा है कि क्या सर आपको वास्तव में जरूरत है क्या। बोला यार मैंने तो मैसेज ही नहीं किया, इसीलिए वो बार बार फोन आ रहा है, तो इसलिए अब मैं डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ। अब क्या करें, वो भी बेचारे, देखिए उनकी गलती है नहीं, उनको लग रहा है कि यार इसी आईडी से आ रहा है, तो वो एकदम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो थोड़ा अगर आप लोग के पास वो वीडियो यूट्यूब वाला है, तो आप लोग ना एक बार इतना शेयर कर दीजिए उसको, ताकि जितने भी मेरे 5000 लोग हैं ना उनके तक पहुंच जाए और वो इस मुसीबत से बच जाए, क्योंकि मैंने FIR कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी वो प्रोसेस अभी भी चल रहा है। चलिए, HCF को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसी को और बोलते हैं ग्रेटेस्ट, सुनिएगा, GCD भी बोलते हैं, शॉर्ट में अगर बोलना चाहें तो GCD, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सुनिएगा, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब याद रखिएगा HCF या GCD, हिंदी में बोले महत्तम समापवर्तय, जानते हैं मासा। अब जैसे आपसे मान लीजिए, सपोज करिए प्यारे, कि मैं आपसे बोलूं कि 24 एक संख्या है और 36 एक संख्या है। सुनिएगा ध्यान से, 24 एक संख्या है और 36 एक संख्या है, ठीक है। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि 24 के फैक्टर बताओ। फैक्टर जानते हो ना, 24 का फैक्टर बताओ, मतलब 24 किस किस के टेबल में आता है। 24 का फैक्टर बताओ, 24 किस किस के टेबल में आता है। तो आप बोलोगे सर 24 एक के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, 8 में आता है, 12 में आता है, 24 में आता है, यही है। इतने सारे में 24 आ जाता है। 36 किस में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, 9 में आता है, 12 में आता है, 18 में आता है, 36 में आता है, और किसी में नहीं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कॉमन फैक्टर बताओ। कॉमन, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ होता है, मतलब जो उभयनिष्ठ हो, कॉमन फैक्टर। तो आप बोलोगे सर कॉमन फैक्टर इन दोनों में कॉमन मुझे तो एक दिख रहा है, देखिए दोनों में दिख रहा है एक, 2 भी दिख रहा है दोनों में, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 12 भी दिख रहा है, इतने सारे कॉमन है। तो अगर आपसे कोई कॉमन फैक्टर बोलेगा तो आप यही बोलेंगे कि सर कॉमन फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 12 भी। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट, देखो वर्ड यूज कर रहा हूं, ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा फैक्टर बताओ जो ग्रेटेस्ट है, जो बड़ा है। तो आप बोलोगे सर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो बड़ा है वो तो 1 2 3 4 5 6 और 12 में सबसे बड़ा वाला मान बताओ जो कॉमन भी है ग्रेटेस्ट है। तो आप बोलोगे सर 12 एक ऐसा है जो कॉमन भी है और सबसे बड़ा भी है। तो ये ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को शॉर्ट में बोलते हैं GCD, या इसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन, एक हो देखो ना GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन
ये ग्रेटेस्ट की जगह हाईएस्ट कर लो, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसी को लिखना चाहे तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा, कॉमन और डिवाइजर मतलब जो उसको भाग दे दे, तो यहां पर 12 आएगा। तो अगर ग्रेटेस्ट वर्ड यूज कर लिया तो 12, और यही सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर डिवाइजर को बोलते हैं HCF। यही हमारा होता है HCF, समझ आया? इसी को हम प्यारे बोलते हैं HCF। तो मतलब अब आप लोग को HCF समझ आया कि कॉमन भी हो और सबसे बड़ा हो। सबसे बड़ा कॉमन जो होता है ना, वो होता है हमारा GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो अगला सवाल देखिए, अगले की ओर बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है भाई? अब मैं आपसे एक चीज और सिखाता हूं, उसको भी समझ लो, उसको भी सीख लो, जरूरी है, ठीक है भाई? अब उसको भी सीख लो और बात करते हैं। जैसे मैं आपसे दूसरा एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लो 24-36 एग्जांपल में नहीं लेते हैं, 24-36 एग्जांपल में नहीं लेते हैं, एग्जांपल में आपको कुछ और ले लेते हैं, ठीक है? 32 और 40 ले लेते हैं समझने के लिए। अब बताना 32 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 32 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, 8 में आता है, और बोलना किस में आता है? 16 में आता है, और खुद 32 खुद में आता है। यही होगा। ये 32 के सारे फैक्टर हैं जो 32 को काटते हैं। 40 बताओ, 40 किस किस से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 8 से कटेगा प्यारे, 10 से कटेगा, और बोलना 20 से कटेगा, और खुद 40 से कटेगा। यही है। अब मैं आपसे बोलूं कि कॉमन बताओ, कॉमन तो बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं आपसे बोलूं कि हाईएस्ट कॉमन बताओ। कॉमन तो इसमें बहुत सारे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ। सबसे ज्यादा हाईएस्ट हो, कॉमन हो, मतलब ये सारे इसके फैक्टर हैं। 32 का फैक्टर इतने सारे हैं, फैक्टर मतलब गुणनखंड जो उसको 32 को भाग दे दे। 40 के इतने सारे फैक्टर मतलब इतनी सारी संख्या 40 को काट सकती है। तो इनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट, तो बताना हाईएस्ट कौन है भाई? हाईएस्ट कौन है? तो आप तुरंत बोलोगे सर 8 है जो सबसे हाईएस्ट है, और जो सबसे हाईएस्ट होता है उसी को हम बोलते हैं HCF। इसी को हम बोलते हैं GCD या HCF। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई लोग बड़ी अच्छे से बातों को समझ लिए होंगे कि HCF क्या होता है। अब इसके आगे की क्लास में हम कंटिन्यू कर देंगे। मैं एक बात और बता देता हूं प्यारे, मुझे कल मेरा ट्रेन है तो मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा, तो निरंतर जो 7 दिन क्लास स्थगित रहेगा, 7 दिन रुका रहेगा, तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि मैं आप लोग को आज 1-2 लेक्चर और भी अपलोड कर दूं। रिकॉर्डेड ही रहेगा, लाइव तो हो नहीं पाएगा, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको HCF वाला जितनी भी बातें हैं मैं बता के, ताकि ज़्यादा हमारा क्लास 1-2 दिन मिस हो। बाकी कोशिश रहेगा कि मैं आपको 2-3 क्लास आज लेके अपलोड कर दूं चीज़ें, ताकि आप, और अगर ज़्यादा क्लास जैसे जितना दिन छुट्टी रहेगा आप लोग का, ऐसे मान लो कि मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ तो छुट्टी, तो आप लोग के पास अच्छा सुनहरा मौका है प्यारे कि पीछे की जो लेक्चर्स आपने छोड़े हैं, बहुत से लोग हैं जो हर दिन एडमिशन चलता है, तो कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी लेक्चर छुट्टी है, तो उस लेक्चर को आप कंप्लीट कर देना उस ड्यूरेशन में, ताकि आपकी बोझ थोड़ी सी कम जाए। क्योंकि जब मैं रेगुलर पढ़ाता हूँ तो रेगुलर आपको 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट डेली पढ़ना पड़ता है, तो ये तो निरंतर चलते ही रहता है। तो ये जो अच्छा टाइम मिल गया आपको कि जो 3-4 दिन क्लासेस बंद रहेंगी, आज मेरा प्रयास रहेगा कि 2-3 लेक्चर आपको डेल दे दूं, ताकि 2-3 कवर कर पाऊं, और बाकी जो क्लासेस रहेंगी, क्योंकि देखो जल्दबाजी मैं चाहूंगा 6 दिन का भी क्लास ले लूंगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कंटेंट उतनी स्ट्रांग नहीं रहेगा। कंटेंट फुल स्ट्रांग चाहिए, और फुल स्ट्रांग तब होगा जब हमारे पास टाइम पर्याप्त होगा, हम पर्याप्त अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाएंगे, है ना। जल्दबाजी के चक्कर में कुछ कॉन्सेप्ट छूट गया, इसमें हानि आपका हो जाएगा, वो मैं चाहता नहीं हूँ, वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन पूरी की पूरी बात हो, अच्छी तरह से हो, ताकि आप जब भी पेपर में बैठे ऐसी कोई चीज बचे ना आपके सामने जो लगे यार ये चीज हमने नहीं पढ़ा है या ये बात नहीं पता है। हर चीज आपके सामने होनी चाहिए क्लियर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। मैं आज आप लोगों को इसका
2-3 लेक्चर और करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग का कुछ तो पार्ट कवर हो, और जो विद्यार्थी लेट एडमिशन लिए हैं, जो लेक्चर बचा हुआ है उसको जल्दी से कंप्लीट करना। जब मैं आ जाऊं तो फिर ये आर्गुमेंट नहीं चाहिए कि सर हमारे लेक्चर छूटे हुए हैं, क्योंकि आपके पास पर्याप्त टाइम रहेगा, आप चीज़ों को कर सकते हैं कवर। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। तो लव यू टू ऑल मेरे प्यारे साथी।